मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने लेफ्ट विंग सियासत पर सख्त तनकीद की और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, जैवियर मिली और वो खुद एक नए कंजर्वेटिव ग्लोबल तहरीक के रहनुमा हैं। तो क्या ये कंजर्वेटिव एजेंडा सिर्फ एक सियासी नारा है या फिर वाकई एक नया जियोपॉलिटिकल दौर का आगाज हो रहा है? दूसरा जो हम एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे वो है भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फ्रांस का दौरा। ये दौरा एक आम डिप्लोमेटिक विजिट है या फिर इसके पीछे कोई गहरी स्ट्रैटेजिक या मिलिट्री कोलैबोरेशन है, या क्या ये इंडिया और फ्रांस के नए डिफेंस पार्टनरशिप का आगाज है? तीसरी बात हम करने जा रहे हैं अपने शो में इंडिया की इंटीग्रेटेड ओशन स्ट्रैटेजी के बारे में। तो इन सब के बारे में हम अस्सलाम वालेकुम सर। जी थैंक यू दुआ। सर, जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें जॉर्जिया मेलोनी का, तो क्या आप समझते हैं कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर का ये बयान एक ग्लोबल कंजर्वेटिव अलायंस का असर है या फिर सिर्फ एक सियासी नैरेटिव है जो इलेक्शंस और पब्लिक सेंटिमेंट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज हो रहा है? देखिए दुआ, थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। बेसिकली वो ये बात कर रही हैं कि जब बिल क्लिंटन अमेरिका के सदर होते थे और टोनी ब्लेयर जो थे, वो उस वक्त ग्लोबल लेफ्टिस्ट लिबरल नेटवर्क जो है उसके उनको उन्होंने क्रिएट किया, और वो उस वक्त स्टेट्समैन जो है वो कहलाए गए। वो कह रही हैं कि आज के दौर में जहाँ पे एज वी आर स्टैंडिंग हियर इन 2025, वो कह रहे हैं कि अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट जो हैं मिले और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप और नरेंद्र मोदी जो है, हम बेसिकली जो लेफ्ट के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं। और वो कह रही हैं कि हम एक नया जो ये कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रही हैं। बेसिकली मैं आपको बात बताऊं, इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी। देखिए इस वक्त जो लिबरल लेफ्ट है ना, वो पूरी दुनिया के अंदर रिट्रीट में है, पहली बात। दूसरी तरफ आप देखें कि जो जॉर्जिया मेलोनी है वो खुद भी राइट विंग हैं, कंजर्वेटिव हैं, और उनको वो खुद भी उनकी पॉलिटिक्स, इटालियन पॉलिटिक्स भी जो है वो ऐसी ही है। और उनका पावर में आना भी एक मौजज़ा था, और बड़ी देर से वो सस्टेन कर रही हैं, वरना तो हर साल 2 साल बाद इटली के अंदर इलेक्शन हो जाते थे। अभी आप देखें कि वो जब ये बात करती हैं तो बेसिकली उनकी दोस्ती एलॉन मस्क से भी है। उनके बारे में ये बातें की जाती हैं कि एलॉन मस्क जो है वो उनके साथ बड़े फ्री हैं, बड़ी गपशप है उनकी। और इसी तरह इंडिया के अंदर भी एलॉन मस्क, नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मीम्स बनाई जाती हैं। जब भी इवन के इंडिया के अंदर तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जॉर्जिया मेलोनी जो है वो हमारी भाभी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की शादी नहीं हुई। तो इतना ज़्यादा वो एक उनकी केमिस्ट्री है। लेकिन बिकॉज बेसिकली ये क्या, ये राइटिस्ट, ये राइट विंग, अल्ट्रा राइट विंग का एक क्लब है, और वो ये समझते हैं कि ये जो अल्ट्रा राइट विंग का क्लब है, इसमें वो समझती है कि मेरा काम है इस वक्त ट्रंप को सपोर्ट करना। अब ट्रंप जो है वो यूरोप को क्या कह रहे हैं, वो यूरोप को कह रहे हैं यू मस्ट स्पेंड 5% ऑफ द जीडीपी इन द डिफेंस एंड 5। और खुद जो ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि मैंने डिफेंस स्पेंडिंग कम करनी है, और वो इस पे लगे हुए हैं कि जो डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, इंक्लूसिवनेस जो डीईआई है, और जो इन्वायरमेंटल चैलेंज है उसमें हम पैसे नहीं देंगे। फोर्स कर रहे हैं यूक्रेन को कि यस सर। डील करो। तो इस तरह की जो चीजें सामने नजर आती हैं, उससे पता चलता है कि जो जॉर्जिया मेलोनी की जो अप्रोच है, दैट इज टू मेक एलॉन मस्क एंड डोनाल्ड ट्रम्प मोर हैप्पी एट ए ग्लोबल स्टेज। और वो अपने आप को एक बड़े करेक्टर का हिस्सा, बड़ी चेंज का हिस्सा समझती हैं। मैं समझता हूँ इट्स टू अर्ली टू से दिस के जी वो एक क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया को भी ये बात बड़ी अच्छी लगेगी अगर आप नरेंद्र मोदी से पूछें या उनके माइंडसेट पे जाएं, तो वो ही इज बीइंग ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल अलायंस, जो कि लेफ्ट राइट विंग की बात करता है। जबकि मजे की बात यह है कि यूरोप के अंदर जो इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ही रिप्रेजेंट्स लेफ्ट, जो कि जो एमेनुअल मैक्रोन है, जो फ्रांस के सदर हैं, उनका बड़ा सख्त मुकाबला है मरीन ले पेन, जो कि राइट विंग के लीडर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे
जो जॉर्जिया मेलोनी बात कर रही हैं वो बेसिकली एलॉन मस्क के लिए भी कर रही हैं, बिकॉज एलॉन मस्क इज मे इन्वेस्ट इन इटली। और एलॉन मस्क आपको पता है जिस अंदाज से इस वक्त बात कर रहा है, जिस अंदाज से वो मैसेज कर रहा है, कभी वो जर्मनी के अंदर एएफडी को सपोर्ट करता है, अभी जर्मनी के अंदर इलेक्शंस हैं आई थिंक आज, और वो एएफडी को सपोर्ट करते हैं और वहां पे कहते हैं कि जी एएफडी को आना चाहिए, जिसके ऊपर आपको पता है जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर बड़ी गपशप हुई, बड़ी बहस हुई, जिसपे उन्होंने ये कहा कि भाई साहब ये दिस इज नॉट फेयर कि हम ये चीज करें कि अगर जरा सा भी हम यूरोपियन पॉलिटिक्स में हमारे लोग इंटरफेयर करें तो यूरोप चीख उठता है। तो इसके ऊपर भी कमेंट्स जो हैं वो हुए हैं। सो एक तरफ जॉर्जिया मेलोनी जो है वो मोदी साहब को अपने जब साथ में लाती है तो याद रखें मोदी साहब को ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर है। मोदी साहब के बारे में जो फ्रीडम हाउस है, एक अमेरिका के ही स्टेट डिपार्टमेंट एंड यूएसएड का एक प्रोग्राम है फ्रीडम हाउस, वो इंडिया के बारे में बात करता है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की बात करते हैं कि वहां पे नरेंद्र मोदी ने वो किया हुआ है जी, ऑटोक्रेसी है वहां पे, लेकिन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। मैं समझता हूँ कि ये बेसिकली इंडियंस ने दुनिया को ये समझाया कि हमारी जो जमहूरियत है आपसे डिफरेंट है। हमारी जो जमहूरियत है इसको हम अगर एकेडमिक लेंस में बात करें तो वी कॉल इट एज ए जिसे वो कहते हैं ना डेमोक्रेटिक मिनिमलिज्म। Democratic minimalism means where liberalism or the liberal politics is divorced from जो डेमोक्रेसी से। लिबरल जो डेमोक्रेसी है वो उस सारे स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं रहती। सो एक तो इसको थोड़ा सा इस एंगल में समझना चाहिए कि जो एशियन कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, इंडिया और ममालिक, यहाँ पे वैसी डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। यहाँ के कल्चर डिफरेंट है, तारीख डिफरेंट है, वैल्यूज डिफरेंट है, चीजें डिफरेंट है। सो बहरहाल जो मैं बात करना चाहता हूँ उसमें यह है कि ये राइट विंग इकट्ठा तो हो रहा है, लेकिन ये कुछ शक्ल किस तरह इख्तियार करेगा, क्योंकि यूरोप इसको निगेट कर रहा है। यूरोप के अंदर कौन है जो सपोर्ट करता है ट्रंप को? जॉर्जिया मेलोनी सपोर्ट करती है, विक्टर ऑर्बन हंगरी के प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट करते हैं, और खुल खिला के कोई ऐसा लीडर नहीं है जो सपोर्ट करता हो, और ना ही जो राइट विंग लीडरशिप है वो कोई बड़ी खुल खिला के। अभी ऑस्ट्रिया के अंदर एक राइट विंग लीडर है, लेकिन उनकी उस तरह की से नहीं है, और वो नोबडी वांट्स टू अनॉय ब्रसल्स, बिकॉज जहां पे जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, ये जो बड़े ममालिक हैं, स्पेन इवन, उनका वहां पे एक से है। सो लग ये रहा है कि ये एक राइज है, लेकिन ये लिबरल्स इससे थोड़े से डरे हुए हैं। लेकिन राइट नाउ मुझे लग ये रहा है कि ये राइट विंग जो है ना, ये भी एक बबल है, और ये बबल टूट जाएगा। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे चीजों को छेड़ना शुरू कर दिया है, तो वो कितने को कामयाब होंगे ओनली टाइम विल टेल। बट इस चीज को ज़हन में रखिएगा कि इंडिया जो है वो ये महसूस करता है, वो इससे ताकत महसूस करेगा, इंपॉर्टेंस महसूस करता है कि हाँ जी, हम जो हैं वो अब इटली, ट्रंप और जनाब अर्जेंटीनियन जो लीडरशिप है उसके साथ हमें मिलाया जा रहा है। हमारा एशिया में कोई मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला जो है वो वेस्ट में है। अब हम देखें, सो इंडिया, आपको पता है कि इसमें इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है अपने ऊपर, अपने आप को ग्लोबली प्रोजेक्ट करने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है उन्होंने। और वो जान के उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है जस्ट टू गिव एन इम्प्रेशन एंड मैसेज कि भाई साहब हमारा बड़ा लंबा चौड़ा ताल्लुक है मगरब के साथ, और हमारी बड़ी लंबी चौड़ी से है मगरब में। तो वो बेसिकली इस अंदाज से दे वुड रियली लाइक कि जो जॉर्जिया मेलोनी है जो उसने ये बात की है। लेकिन एक्चुअली कितना ज्यादा इसमें देखना यह है कि कितना ज्यादा ये इंडिया इसको कैसे अप्रोच करता है, इंडिया इसको कैसे अप्रिशिएट करता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी की जो अप्रोच है टुवर्ड्स एलॉन मस्क, अर्जेंटीनियन जो प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में, और मोदी साहब के बारे में, ट्रम्प के बारे में, इसका क्या रिएक्शन आता है ओनली टाइम विल टेल। बट जारी बात है नरेंद्र मोदी और जो राइट विंग वहाँ पे जो फोर्सेज हैं जो मोदी साहब को सपोर्ट करते हैं, दे बिलीव कि अब हमारी मिसालें जो है वो मगरब में दी जाती हैं, वेस्ट में दी जाती हैं। दैट्स अ लेवल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। जी।
तो जैसे आपने बात की कि लिबरल्स को डर है, तो ऑब्वियसली ये जो है, अगर ये तीनों एक कंजर्वेटिव फ्रंट पर आ गए तो वाकई ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नए आइडियोलॉजिकल डिवाइड का आगाज हो सकता है। और वाकई क्या ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ एक काउंटर स्ट्रेटजी बन सकती है? देखिए दुआ, अगर लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा होता है तो ये क्या कहता है लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर? लिबरल हम्म। वर्ल्ड ऑर्डर इज टॉकिंग ऑफ आइसोलेशनिज्म एज वेल। ट्रू। वो इस तरह, क्योंकि ये कहते हैं कि अपने आप को रिट्रीट करना है हमें, हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर लिया है। ट्रम्प की क्या स्ट्रैटेजी है कि हमने स्ट्रेच कर लिया है बहुत ज्यादा। वी हैव अंडर इन्वेस्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स, इन द मेन लैंड। हमें अपने मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट द मोमेंट दे विल इन्वेस्ट मोर इन देयर ओन कंट्रीज, दे विल स्टॉप सेंडिंग मनी अब्रॉड। तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। अमेरिका विल नॉट बी अ ग्रेट पावर। अमेरिका दुनिया को फेवरें दे के अपने पॉलिटिकल फायदे लेता है, दुनिया को इकोनॉमिक फेवर दे के उनसे हम्म। पॉलिटिकल एंड ग्रेट पावर का जो स्टेटस है वो एंजॉय करता है, या फिर उनको मिलिटरली कोर्स करता है, इंस्टीट्यूशनली जो है वो हम्म। कोर्स करता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन दुनिया में कितने, हाँ इस चीज को मैं मानता हूं कि लिबरल जो है वो भी कोई इतना लंबा चौड़ा डिलीवर नहीं कर सके। अमेरिका के ट्रू। अंदर आप जो बाइडेन को देखें ना, वो क्या चीजें कर रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ट्रंप के दौर में ट्रंप ने डिपोटेशन को नारा बना लिया। हालांकि बाइडेन एंड हाँ। ओबामा ने भी बहुत ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया है, लेकिन उन्होंने, ट्रंप ने उसको पोलिटिसाइज कर दिया, तो लोगों ने कहा कि ये ठीक है। सो डेमोक्रेट्स उस तरह नहीं कर सके। मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेट्स को, ये जो लिबरल्स हैं, इनको अपनी सारी स्ट्रैटेजी पूरी दुनिया में बदलनी पड़ेगी। एंड हम्म। प्रेशर तो आता है कि एंड देन टैक्सेस बहुत ज्यादा लिए जा रहे हैं, महंगाई बहुत हम्म। ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज उस तरह नहीं है, लोग बाहर से आके इनके मुल्कों में जॉब्स कर रहे हैं, ये उस तरह सोशल सिक्योरिटी स्टेट्स नहीं रही। तो मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन, बट द क्वेश्चन रिमेन्स के हाउ लॉन्ग द लिबरल्स विल सर्वाइव, और क्या इसका एक नेटवर्क हम्म। बन सकता है? इंडिया तो नहीं उसमें शायद आएगा। हाँ, ये लिबरल्स जो हैं दुनिया के, वो शायद वो एक और तरीके से परफॉर्म करेंगे। जी दुआ। हम्म। जी सर, जिस तरह आपने देखा कि मेलोनी ने ट्रम्प, मोदी और मिल्ली को डेमोक्रेसी के लिए खतरा कहा है, तो उनका इस तरह का कहना लेफ्ट के डबल स्टैंडर्ड्स को दिखाता है। तो आपकी नजर में क्या ये इल्जाम मुनासिब है, या फिर क्या ये सच है कि कंजर्वेटिव लीडर्स को बाइज्ड मीडिया और लेफ्ट विंग इंस्टीट्यूशंस टारगेट कर रहे हैं? देखिए, ये ट्रम्प, मेलोनी, मिले जो हैं, ये दे आर नॉट थ्रेट टू डेमोक्रेसी, मैं समझता हूँ। हम्म। वो ये कह रही हैं कि हमें लेफ्ट जो है वो थ्रेट टू डेमोक्रेसी कहता है। मोदी इज नॉट अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, मेलोनी इज नॉट अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, ट्रम्प इज नॉट अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। उनकी एक अप्रोच है, दे हैव रीच टू दिस पावर कॉरिडोर्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। उन्होंने डेमोक्रेसी के जरिए आए हैं ना पावर में। तो ये मेरा ख्याल है, जिस तरह लिबरल लेफ्ट राइट को पसंद नहीं करता, इसी तरह जो अल्ट्रा राइट है ये भी लिबरल्स के बारे में यही बात करता है। सो इट्स अ सिचुएशन लाइक दिस। अदरवाइज मेरी अंडरस्टैंडिंग में कोई नोबडी इज अ थ्रेट, बट डेफिनेटली आप इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं जस्ट टू स्टे रेलिवेंट एंड टू क्रिएट द न्यूसेंस वैल्यू। जी। जाता है तो फ्यूचर में ट्रेडिशनल लाइंस को भी वीकन कर सकता है, होप तो है। लेकिन और यूरोपीय यूनियन या ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एक चैलेंज बन सकता है। लेकिन सर, अगर हम इसमें अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आएं और दूसरे टॉपिक के बारे में बात करें, तो आप समझते हैं कि जो इंडियन आर्मी चीफ हैं, वो उनका फ्रांस का दौरा, ये क्या सिर्फ एक डिप्लोमेटिक गेस्चर है, या फिर भारत फ्रांस मिलिट्री टाइज को नए लेवल पे ले जाने की कोई तैयारी हो रही है? देखिए, इसमें ज़ाहिर बात है, थोड़ा-सा इसको स्टडी करना पड़ेगा। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी फ्रांस मौजूद थे, एक बात। दूसरा ये है कि इंडिया-फ्रांस के जो ताल्लुकात हैं, मिलिटरीली बड़े मज़बूत हैं, और अगर आप ये देखें कि इंडिया-फ्रांस डिफेंस कोऑपरेशन जो है, वो बड़ा पुराना है। और
ये नरेंद्र मोदी वो बल्कि वो विजिट करने हैं एकोले मिलिट्री, जो कि फ्रांस की मिलिट्री एकेडमी है. बाय द वे, आई हैड द डिस्टिंक्ट अपॉर्चुनिटी एंड चांस. आई विजिटेड द एकोले मिलिट्री, जो कि फ्रांस का जो मिलिट्री स्कूल है, मैंने वहाँ पे भी एक छोटा सा मैंने भी कोर्स किया हुआ है ऑन इंडो पैसिफिक एंड ऑल दिस. सो अब जो ये जा रहे हैं बेसिकली, तो ये टेक्निकल लेवल की चीज़ें हो रही हैं कि जी हमें जिसे कहते हैं ना कि एक कोऑपरेशन को दिखाया जाएगा कि जी हमें किस तरह कोऑपरेट कर रहे हैं टेक्निकल लेवल पे. फ्रांस एंड इंडियन मिलिट्री किस तरह कोऑपरेट करेंगी. बेसिकली इंडिया का प्रॉब्लम है मिलिट्री हार्डवेयर. ठीक है जी. इंडिया का प्रॉब्लम है इंटरऑपरेबिलिटी. इसको कैसे मेंटेन करना है. इंडिया को चाहिए सबमरीन्स, इंडिया को चाहिए राफेल, इंडिया को चाहिए जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स चाहिए. उस सिलसिले में आपको पता है अभी हाल ही में ये नॉर्मली ये फैसले जो हैं वो इंडिया के पॉलिटिकल क्लास इस तरह के फैसले जो है वो लेती है. तो इसमें ये है कि ये थोड़ा सा एक आप ये इसको थोड़ा अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया और फ्रांस की एक प्रॉपर डिफेंस पार्टनरशिप भी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है. और बेसिकली वो जा इसीलिए रहे हैं कि फ्रांस से जो जिसे कहते हैं ना मिलिट्री सेल्स थोड़ी तेज़ी करवाई जाए. और क्योंकि गो के इंडियन मिलिट्री का उस तरह इंडो पैसिफिक में तो लंबा चौड़ा उस तरह किरदार नहीं है, ज़्यादातर एयरफोर्स और नेवी का है. लेकिन फिर भी इंडिया इज़ अ मेजर प्लेयर जिसको प्रोक्योरमेंट करनी है अपने डिफेंस हार्डवेयर के लिए. और दूसरा फ्यूचर कम्बैट कमांड जो है वो जो कि और इस तरह टेक्निकल जो फ्रेंच आर्मी की चीज़ें हैं वर्सलीज के अंदर वो भी दिखाई जाएंगी. सो बेसिकली ये एक समझ लें एक हिसाब का एक स्टडी टूर भी है, एक फ्रांस की फौज को देखने का एक मौका भी है, और फ्रांस के मिलिट्री हार्डवेयर को देखने का भी मौका है. और दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि आपको याद होगा कि इंडिया और फ्रांस जो है वो बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी इकट्ठे करते हैं. द वन ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो कि इंडिया फ्रांस एंड यूएई भी आपस में करते हैं. सो ये एक लार्जर जो इंडिया और फ्रांस के वो जिसे कहते हैं ना इंडिया और फ्रांस का जो लार्जर एक जो जो रिलेशनशिप है उसमें उस जाविये के अंदर इस विजिट को देखना चाहिए कि वो वहाँ पे जाएंगे, जाके बहुत सारी जो चीज़ें हैं पाइपलाइन में फंसी उनको करवाएंगे और फ़ायदा लेंगे, अपने मुल्क को भी फ़ायदा पहुँचाएंगे. सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ देयर, और मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा इस एंड से देखना चाहिए. जी. नेक्स्ट हमारी क्या सवाल डिस्कशन है किस पे वो दुआ. सर आपने अभी बात की मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह के बारे में भी, तो आपने जिस तरह भारत और फ्रांस के दरमियान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज और डिफेंस कॉपरेशन बढ़ रहा है, तो क्या ये इंडो पैसिफिक रीजन के स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स पर असर डालेगा, या और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की क्या चाइना के लिए एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल हो सकता है ये? देखिए ये चाइना के लिए डेफिनेटली एक सिग्नल मौजूद है. उसकी वजह यह है कि इंडिया चाहता है कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ मल्टीपल कनेक्शंस बिल्ड करे. वो अमेरिका के साथ अलहदा ताल्लुक रख रहा है, वो फ्रांस के साथ अलहदा ताल्लुक रख रहा है, वो इन तमाम मुल्कों के साथ अलहदा जो है वो एक ताल्लुक रख रहा है. तो ये बेसिकली अपनी कैपेबिलिटी को इन्हेंस करना, और कल कला को इफ देयर इज अ मिस कैलकुलेशन होती है चाइना की तरफ से, तो इंडियन समझते हैं कि हमारे पास चॉइस होनी चाहिए. वी शुड हैव अ चॉइस. और ये जो चॉइस है इस सेंस में होनी चाहिए कि जो जिसे कहते हैं ना कि ये जो रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये था कि किसके पास मिलिट्री सप्लाई लाइन मौजूद थी. ठीक है जी. मिलिट्री सप्लाई लाइन किसके साथ मौजूद थी. तो मुझे ये लगता है तो एक तो ये चीज है सप्लाई चेन किसके पास थी. तो रशिया भाग भाग के चीन के पास जाता था, यूक्रेन भाग भाग के अमेरिका के पास जाता था और यूरोपियन मुल्कों के पास जाता था. इंडियन इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि इन केस देयर इज अ लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमारे पास मिलिट्री ऑप्शंस होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए.
हमारे पास ये पैसा होना चाहिए और हमारे भी इतने कनेक्शंस होने चाहिए दुनिया में। और फ्रांस एक आपको पता है इम्पोर्टेंट प्लेयर है। एट टाइम फ्रांस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन ऑल्टरनेट, फ्रांस को एज एन ऑल्टरनेट भी कहा जाता है अमेरिका का। तो इंडिया उस लेंस से भी फ्रांस के पास जाता है, ठीक है ना जी। तो इस चीज को ये जेन में रखिए। तो बहरहाल सी लेट्स सी कि इंडो पैसिफिक के हवाले से क्या चीज करते हैं। लेकिन फॉर अ मोमेंट मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया जो है वो उसका एक जो ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक रिलेशन है फ्रांस के साथ, उसके हवाले से ये है जी। आई थिंक दुआ का जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा अनस्टेबल सा है। बहरहाल इसको हम इसी जगह पे इस कन्वर्सेशन को कंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि इसको मतलब व्हाट कम्स आफ्टर दिस, इसमें क्या होता है और किस तरह चीज़ें होती हैं। तो लेट्स सी इस पे मज़ीद क्या है। बट इंडिया के जो जो जिसे कहते हैं ना कि डिफेंस लीडरशिप का जो बार बार ये जो दौरा है फ्रांस का, ये जो इंगेजमेंट है, दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।